Hello friends, welcome to my channel. This is the fifth video of our GFR 2017 series. Today we are going to discuss few more important MCQ based on chapter 2 of GFR. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है which of the following statement are correct with relation to rent of building and land. ये जो रेंट ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड है दिस इज मेंशन्ड इन रूल 15 ऑफ जीएफआर. और ये जो क्वेश्चन है मैं रूल 15 के ऊपर बेस करके बनाया हूँ. इसका ऑप्शन ए ये कहता है कि व्हेन द मेंटेनेंस ऑफ ए रेंटेबल बिल्डिंग इज एंट्रस्टेड टू ए सिविल डिपार्टमेंट अदर देन सीपीडब्ल्यूडी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ और एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्यू रिकवरी ऑफ रेंट देयर ऑफ. सीपीडब्ल्यूडी क्या है आप लोगों को पता होगा. सीपीडब्ल्यूडी जो है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी बिल्डिंग्स है ऑफिस बिल्डिंग्स है या फिर गवर्नमेंट एकोमोडेशन है वो सबका मेंटेनेंस का जिम्मा सीपीडब्ल्यूडी के ऊपर रहता है. कुछ बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो सीपीडब्ल्यूडी के चार्ज में ना रह के वेरियस सिविल डिपार्टमेंट का अंडर है. वो उस सब बिल्डिंग का जो रेंट बनता है गवर्नमेंट के लिए वो रेंट कलेक्शन का जिम्मा उस पार्टिकुलर सिविल डिपार्टमेंट का एचओडी या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर है. ऑप्शन है बस यही बोल रहा है. एक लाइन में इसको याद रखिए, बिल्डिंग जिसके जिम्मा होगा रेंट वही कलेक्ट करेगा. क्लियर. ऑप्शन बी में चलते हैं. असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ सच बिल्डिंग विल बी रेगुलेटेड जनरली बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू बिल्डिंग्स अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ सीपीडब्ल्यूडी. अब सीपीडब्ल्यूडी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल्डिंग है. उन बिल्डिंग के ऊपर जो रूल्स रेगुलेशन लागू होता है असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट के लिए वही सेम रूल लागू होगा कोई भी सिविल डिपार्टमेंट के अंडर अगर कोई बिल्डिंग है तो उनके ऊपर. अभी ऑप्शन सी में चलते हैं. ऑप्शन सी बोलता है द डिपार्टमेंटल रेगुलेशन विल कंटेन द डिटेल रूल एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग डिमांड एंड रिकवरी ऑफ रेंट. ऑप्शन बी में ये बोल दिया कि सीपीडब्ल्यूडी वाले बिल्डिंग के ऊपर जो रूल्स लागू होता है दूसरे सिविल डिपार्टमेंट्स के अंडर जो बिल्डिंग रहेगा उसके ऊपर भी सेम रूल लागू होगा. कौन सा वाला रूल? असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट वाला रूल. ठीक है. और ऑप्शन सी में ये बोल रहा है कि सीपीडब्ल्यूडी वाला रूल्स तो लागू होगा लेकिन जो डिपार्टमेंटल रेगुलेशन है उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है वो रेंट को एक्सेस करने के लिए और उसको रिकवर करने के लिए. होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. ये तीन स्टेटमेंट है और तीनों के तीनों करेक्ट है. तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा. ऑल आर करेक्ट एंड डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. ऑप्शन ए है रूल 15 ऑफ जीएफआर डील्स विथ रेंट ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड्स. ये तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में ही पढ़े. रूल 15 ही डील करता है रेंट ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड से. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी बोल रहा है कि रूल 16 ऑफ जीएफआर डील्स विथ फाइन. ये भी करेक्ट है. रूल 16 जो है उसका दो पार्ट है. रूल 16 पारा 1 और रूल 16 पारा 2. रूल 16 पारा 1 में ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर हुई जो ऑथराइज टू कलेक्ट फाइन उसके वो मेंशन है. और ऑप्शन जो रूल 16(2) में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑथराइज्ड है टू रिफंड द फाइन उसके बारे में मेंशन है. आप बस इतना रखिए फाइन इतना याद रखिए कि फाइन जो है वो रूल 16 में मेंशन्ड है. इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है समझने वाला. ऑप्शन सी में चलते हैं. ऑप्शन सी है मिसलेनियस डिमांड मींस डिमांड ऑफ गवर्नमेंट व्हिच डज नॉट फॉल अंडर ऑर्डिनरी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. मिसलेनियस डिमांड मतलब क्या होता है? मिसलेनियस डिमांड वो डिमांड होता है जो ऑर्डिनरी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता नहीं है. तो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि क्या है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट टुवर्ड्स सेंटर. स्टेट ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है सेंटर को. दूसरा हो गया लोकल फंड हो गया. या फिर जो एस्टेब्लिशमेंट चार्ज कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लेवी होता है. ये सब आते हैं मिसलेनियस डिमांड्स में. ये जो है रूल 17 में मेंशन्ड है. तो आपको मिसलेनियस डिमांड के बारे में ये चीज याद रखना है. उसका एग्जांपल है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट टुवर्ड्स सेंटर, लोकल फंड और एस्टेब्लिशमेंट चार्ज लेविड ऑन कॉन्ट्रैक्टर. और ये कौन सा रूल में है? रूल 17 पे. तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. तो हमें हमारा आंसर डी रहेगा. ऑल आर करेक्ट एंड डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिलेशन टू रेमिशन ऑफ रेवेन्यू. ओके. रेमिशन ऑफ रेवेन्यू जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है.
जीएफआर का। ये जो रेमिशन ऑफ रेवेन्यू है रूल 18 से लेके 20 तक मेंशन्ड है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ए में लिखा है कि ए क्लेम टू रेवेन्यू शैल नॉट बी परमिटेड विदाउट द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ए क्लेम टू रेवेन्यू शैल नॉट बी रेमिटेड विदाउट द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा, ये बोल रहा है कि कोई भी क्लेम टू रेवेन्यू है वो रेमिट नहीं होगा विदाउट द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इससे पहले हम रेमिट का मतलब क्या है, रेमिशन का मतलब क्या होता है? रेमिशन का मतलब है कि कुछ भी डिमांड है जिसको आप कम कर दिए या फिर उसको डिफर कर दिए कि नहीं अभी नहीं मुझे बाद में देना है, तो उसको रेमिशन बोलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का कुछ स्कीम रहता है और बहुत सारे स्कीम आता है ऐसे, जैसे अपना किसान लोगों को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिया गवर्नमेंट की तरफ से। सपोज 2-2 लाख रुपया दे दिया गवर्नमेंट का असिस्टेंस है, और उस पीरियड में उस साल क्या हुआ कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ गए और किसान का खेती ठीक से हुआ नहीं। तो उस केस में क्या होता है, नॉर्मली आप लोग सुनते होंगे कि गवर्नमेंट जो है ना उनका इंटरेस्ट माफ कर देता है 2 साल के लिए, या फिर बोलता है कि ठीक है आप लोग 2 साल के बाद 2 लाख रुपया ले हो, लेकिन 2 साल बाद 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को वापस करना। ऐसा होता है। तो इस ये जो प्रोसेस है इसको रेमिशन बोलते हैं। ये जो रेमिशन ऑफ रेवेन्यू है, ये मतलब विदाउट द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं दिया जा सकता है। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर एग्जेम्पशन आप दे रहे हो, किसी को छूट दे रहे हो, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का तो सैंक्शन लेना पड़ेगा। होप ऑप्शन ए आपका क्लियर है। ऑप्शन बी पे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रेमिशन ऑफ रेवेन्यू एंड अबेंडमेंट ऑफ क्लेम इज सबमिटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर और एचओडी ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये जो भी डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर और एचओडी होता है ना, उसको हर साल एक स्टेटमेंट ऑफ रेमिशन ऑफ रेवेन्यू जमा करना पड़ता है। किसके पास जमा करना पड़ता है? अकाउंट अफसर या फिर ऑडिट अफसर के पास। और वो कब जमा करता है? वो 1 जून ऑफ एवरी ईयर जमा करता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब अच्छा, ये जो स्टेटमेंट ऑफ रेमिशन ऑफ रेवेन्यू है ना, वो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जमा करते हैं एक्सेप्ट वन डिपार्टमेंट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को स्टेटमेंट ऑफ रेमिशन ऑफ रेवेन्यू जमा करना नहीं पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन सी। इसमें लिखा हुआ है कि रेमिशन बिलो ₹1000 नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट। ये भी करेक्ट है। जो स्टेटमेंट ऑफ रेमिशन ऑफ रेवेन्यू एंड अबेंडमेंट ऑफ क्लेम डिपॉजिट करता है एचओडी, अकाउंट्स अफसर या फिर ऑडिट अफसर को, कब? 1 जून को। उस स्टेटमेंट में कोई भी रेमिशन है जिसका वैल्यू ₹1000 से कम है, वो इंक्लूड नहीं होता है। होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ओनली। ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इसमें 31 लिखा हुआ है, मार्च लिखा हुआ है, जबकि वो 1 जून होना चाहिए। देखते हैं, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी इज एक्सप्लेन्ड इन विच रूल? ये जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है ना, ये जीएफआर का हार्ट एंड सोल है, और ये मेंशन्ड है रूल 21 ऑफ जीएफआर में। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रूल 20 ऑफ जीएफआर, जो गलत है। बी है रूल 21 ऑफ जीएफआर, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑप्शन सी में लिखा है पारा 6 ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन। हाँ, फाइनेंशियल एफआर में भी है पारा 6 में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इसके बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ये था आज के 5 क्वेश्चन, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा चॉइस ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड शेयर इट विथ योर नियर एंड डियर वन, जो भी एसएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।